दर्शकों नमस्कार। ग्वालियर डायरी के इस अंक में मैं अमित श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं एक अच्छा डॉक्टर वही होता है जो दवाइयां कम सलाह ज्यादा देते हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित एक ऐसी शख्सियत जिनकी 3 पीढ़ी आयुर्वेदिक औषधि में कार्यरत है, जिनके पास ग्वालियर से ही नहीं बल्कि दूर दूर से मरीज यहां पर ठीक होने के लिए आते हैं। यहां पर जो मरीज आते हैं वो रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। अगर इन्हें आयुर्वेदिक औषधि का मसीहा कहा जाए तो शायद कम ना होगा। तो आइए मिलते हैं एक ऐसे ही मसीहे से जिनका नाम है प्रदीप घोड़के, जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद के द्वारा हम किस तरह स्वस्थ रह सकते हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले दूरदर्शन में आपका स्वागत। धन्यवाद। प्रदीप जी, जैसा कि हमने जाना आपके बारे में कि आपकी 3 पीढ़ी आयुर्वेदिक औषधि से जुड़ी हुई है और आप भी आयुर्वेदिक औषधि से जुड़े हुए हैं, तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप लोग आयुर्वेदिक औषधि में किस तरह गए और इसके प्रति आपकी रुचि किस तरह जागी। मेरे ग्रैंडफादर स्वर्गीय श्री चिंतामणि शास्त्री ने 1922 में आयुर्वेदिक कॉलेज से डिग्री प्राप्त की। उसके पहले हमारे घर में ये काम नहीं होता था। उस समय से मेरे घर में ये काम हो रहा है। इनके बाद में मेरे ग्रैंडफादर तो प्रधान वैद्य थे ग्वालियर स्टेट में। फिर मेरे फादर भी मेडिकल ऑफिसर रहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। फिर मेरा एक ब्रदर है बड़ा वाला, तो वो रतलाम से जो है एज ए मेडिकल ऑफिसर रिटायर हुआ है, वो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, MD है। और फिर मैं हूँ। तो वंश परंपरानुगत एक तरीके से ये काम बचपन से ही देखते चला आ रहा हूँ। तो मेरा रुझान जो है इस तरफ शुरू से ही रहा। और पापा को देखते हुए, ग्रैंडफादर को देखते हुए फिर मैंने भी ऐसे किया कि मैंने कहा खानदान की परंपरा चलना चाहिए। और मेरा बेटा भी फिजियोथेरापिस्ट है। थोड़ी सी लाइन जरूर बदल गई, आयुर्वेद से हटते हुए वो फिजियोथेरापिस्ट है वो जी। तो 4th जनरेशन हमारी जो ये काम करती है चिकित्सा व्यवसाय का। प्रदीप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेदिक औषधि ये क्या है और इसका जन्म किस तरह हुआ, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आयुर्वेद जो है ये उपवेद है। जैसे 4 वेद जो होते हैं ना, तो अथर्ववेद का उपवेद है ये जी। ब्रह्मा के मुख से आयुर्वेद निकला और ब्रह्मा के बाद में ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार ने अग्निवेश आदि को दिया। और तदुपरांत ये चरक महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग्भट, इनके द्वारा आम जनता तक ये पहुंचा है। इसमें वात, पित्त और कफ त्रिदोष की चिकित्सा की जाती है। हमारे यहाँ पर बैक्टीरियाओं का ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का काम नहीं है। दोष की विषमता रोग है और दोष की समता निरोग है जी। ये हमारी यहाँ की सैद्धांतिक चिकित्सा होती है। इसके अंदर हम इम्यून सिस्टम के ऊपर ज़्यादातर काम करते हैं। गोल्ड प्रिपरेशन जो जैसे आप एंटीबायोटिक के समान काम करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी अच्छी होगी, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी जिसकी अच्छी होगी, तो रोग अपने आप ठीक होंगे जी। मैं आपसे सबसे पहले शुरुआत करूंगा आयुर्वेदिक को लेकर के कि आजकल हम सबसे पहले ये देखने में आता है कि
छोटी छोटी बीमारियां, जैसे अपनी जो छोटी छोटी बीमारियों को अगर अपन इसको सर्दी जुकाम वायरल अगर इनको लें पहले ग्राउंड बेस पे, तो अगर इनके लिए कहते हैं कि ये 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है वायरल, इसके लिए जरूरत नहीं पड़ती कोई भी औषधि लेने की, तो आप क्या मानते हैं कि ये जो वायरल और ये चेंज ऑफ वेदर में जो सर्दी जुकाम बुखार या खांसी होता है, इसमें क्या आयुर्वेदिक का क्या अहम रोल है, इसके बारे में भी आप देखिए। आपने दादी माँ की जन्म घुटी, दादी माँ की चाय, ये तो सुना ही होगा जी। आपने तुलसी का काढ़ा भी अगर पिया, देखिए वायरल अपने आप 3 दिन में 5 दिन में खत्म होगा, दैट इज फिक्स, परंतु आपको उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए सौंठ का काढ़ा, तुलसी की चाय, हल्दी की चाय, ये तो आपको पीना ही पड़ेगा। आज कोरोना में भी लोगों ने सजेशन कर दिया है कि आपको जो हल्दी का दूध तो पियो ही पियो, हल्दी भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है ना जी, ये प्रूव हो चुका जी, इसलिए पिया जाता है। संदीप जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हाइपर एसिडिटी आजकल देखने में आ रहा है कि लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, हर एक युवा को, हर एक आदमी को, क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं कुछ खान पान में या चेंज ऑफ वेदर में कुछ ना कुछ ऐसी परिवर्तन आया है। तो ये जो हाइपर एसिडिटी ये क्यों होती है और आयुर्वेद में इसका किस तरह इलाज है जिससे कि हम इसको ठीक कर सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। हाइपर एसिडिटी मतलब एसिड ज्यादा निकलना, ठीक है जी। एसिड जब ज्यादा निकलता है तो उसको हाइपर एसिडिटी कहते हैं। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं आपको कि ये क्यों होती है। वेगस नर्व जो ब्रेन में होती है उसके द्वारा एसिड कंट्रोल होता है, ठीक है। जब भी आप कभी रात को जगेंगे या ट्रेवलिंग करेंगे रात को, तो दूसरे दिन आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, क्योंकि एसिड सीक्रेशन ज्यादा हो गया। टेंशन इज वन ऑफ द काज फॉर द हाइपर एसिडिटी। इसके अतिरिक्त हमारे यहां सबसे पहले सैद्धांतिक चिकित्सा लिखी हुई है कि अनियमित आहार और विहार उदर रोगों की जननी है जी। विद्यार्थी है, पढ़ाई कर रहा है, चाय पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, हाइपर एसिडिटी हो जाएगी। एग्जीक्यूटिव क्लास के लोग हैं, शराब पी रहे हैं जी, मिर्ची खा रहे हैं, स्पाइसी ऑयली फूड खा रहे हैं, दीज आर द कॉजेज फॉर द हाइपर एसिडिटी। और हाइपर एसिडिटी होने के बाद जो होता है, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन का छिल जाना, नॉन एज गैस्ट्राइटिस, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ में ईसोफेगस के वाले पार्ट के अंदर छिल जाना, नॉन एज रेफ्लक्स ईसोफेजाइटिस, नॉसिया वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सब हाइपर एसिडिटी के पेशेंट को रहते हैं। और हाइपर एसिडिटी को ठीक करने के लिए, अब जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि पित्तज विकार है ये जी, वात पित्त और कफ के ऊपर आधारित थ्योरी है हमारी। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि व्हाट हाइपर एसिडिटी इज, अब मैं बता रहा हूं आपको कि ये ठीक कैसे होगी। हाइपर एसिडिटी जिसको ज्यादा रहती है तो उसको क्रोन्स की बीमारी भी हो जाती है, पॉलिप्स बन जाते हैं। क्रोन्स बहुत खतरनाक बीमारी है, लोगों को लिख देते हैं आईबीएस हो गया, चले जाओ। शारीरिक रूप से स्वस्थ दिख रहे हो, मानसिक रूप से बीमार हो तो भी आप बीमार हो जी। तो क्या मानसिक रूप से उसको बढ़िया नींद आना चाहिए और पित्त शामक औषधि देना है। जब पित्त बढ़ा हुआ है इसलिए उसको पित्त शामक, जैसे प्रवाल पिष्टी देना है, गुलकंद देना है, मोलेठी देना है, ये सारी दवाइयां हैं। जो मोलेठी हाइपर एसिडिटी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। आजकल तो हिमालय कंपनी ने मोलेठी के कैप्सूल और गोलियां तक बना दी हैं, उसके मुकाबले की कोई दवाई नहीं। और साथ में 2 प्रकार का होता है, ऊर्ध्व, अभी तो अपन ने ऊर्ध्व अम्लपित्त की बात की, और अधो। अधो में क्या है, गुदा के अंदर जलन, नॉन स्टॉप जलन रहेगी, पेशेंट को पेट जलन रहेगी नीचे वाले पोर्शन में, क्योंकि एसिड नीचे भी है और ऊपर भी है। तो इस तरह से इलाज किया। और इसको जैसे अपने दस्त लगाना जरूरी है उस समय, अधो अम्लपित्त में आपको जो उदर शुद्धि करना बहुत जरूरी है। अच्छा, तब जाके उसको आराम मिलेगा। मैंने और देखी है, ये आपने भी जज किया होगा कि पहले हम लोग पथरी का नाम बहुत सालों में सुनते थे या किसी एक उम्र के बाद सुनने में आती थी। आजकल चाहे वो यंग हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, पथरी की शिकायत या तो गॉल ब्लैडर में या किडनी में अधिकतर देखने में आ रही है। तो आप क्या मानते हैं कि ये क्यों हो रही है और आयुर्वेदिक औषधि के द्वारा क्या पथरी का इलाज है? किडनी स्टोन की जहां तक बात करते हो तो किडनी स्टोन में तो सफल इलाज है। डायूरेटिक और पत्थर को गलाने वाली जो हजरत रेहुल भस्म आती है, त्रिविक्रम रस आता है, पाषाण भेदादि रस आते हैं, तो उनको तोड़ने की दवाइयां। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सॉलिड रहते हैं, जो नहीं टूटते, जिनको ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। 1 नंबर 2, ये तो होगी किडनी स्टोन की बात।
आपने मेरे से बात की नंबर 2 की गॉल ब्लैडर स्टोन, उसका अमूमन ऑपरेशन ही होता है करंट ट्रैक से अलग होने की वजह से। ये मेरा अनुभव है कि आयुर्वेदिक औषधियां इतनी अच्छी काम नहीं करती, ठीक है। उसमें क्या रहता है कि गॉल ब्लैडर में पथरी बनती क्यों है? जब गॉल ब्लैडर क्या करता है, लीवर के द्वारा जो सीक्रेट किया हुआ बाइल है उसको इकट्ठा कर लेता है। हाइपर एसिडिटी से भी इसका कुछ अर्थ यस है यस, इसका? वो बता तो इकट्ठा कर लेता है, बाइल वहां इकट्ठा होता है, और जब पचने की जरूरत, तो छोटे हाथ को जब जरूरत पड़ती है तो वो उतना उतना रिलीज करता जाता है। और जब इसके ऊपर बाइल ज्यादा जमा हो जाता है, उसका यूज नहीं होता, तब जाके वो जो है स्टोन में बदल जाता है, विच इज नॉट गॉल ब्लैडर। अथवा कोलेस्ट्रॉल की जब अत्यधिक मात्रा जब जमा हो जाती है तब वो स्टोन बन जाता है। और जैसे ही गॉल ब्लैडर में स्टोन आया, तो गॉल ब्लैडर में स्टोन आने के बाद में पेशेंट को हमेशा कब्ज, पेट का फूलना, गैस बनना, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है अक्सर बनी रहती है। जैसे हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं कि बार बार पेशेंट बोलता है कि साहब मेरे को गैस बहुत बनती है, सब कुछ करा लिया। गैस 2 कारणों से बनेगी, आइदर यू आर हैविंग द इन्फेक्शन ऑफ द अमीबियासिस इन द इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम। तो इन दोनों की वजह से जब आपने यू हैव टू फाइंड आउट द कॉज फॉर द गैस। ऐसा नहीं कि गैस की गोली खा ली, नो, यू हैव टू फाइंड आउट द कॉज, देन ओनली द पेशेंट विल गेट रिलीफ। सर, जैसे कि अभी आपने हाइपर एसिडिटी के बारे में बताया, तो मैं एक चीज और ये जानना चाहूंगा कि जब हाइपर एसिडिटी कहते हैं बहुत साल पुरानी हो जाती है या कब लंबा समय जब हो जाता है इसका अंतराल में, तो कई लोगों को हम देखते हैं जब वो किसी के सामने बैठते हैं तो उनका उल्टी सा होना या जी मचलाना, ये एक आम प्रॉब्लम सी हो जाती है। तो उस समय उस पोजीशन में वो क्या चीज अपने साथ रखें जिससे कि वो अपने आप को ठीक रख सके? देखिए, एक अम्ल पित्त मिश्रण नाम की एक दवा आती है जो दूध पापेश्वर कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। उसको अगर सुबह शाम पिए, अथवा वो नहीं भी हो तो आइसक्रीम खाए, वो नहीं हो तो ठंडा बर्फ भी चूस ले, तो भी उसको आराम मिलेगा। कारण एसिड पेट में बना, उसको ठंडा करने के लिए अगर आप चाय पियोगे तो और बढ़ेगा, नींबू निचोड़ोगे तो और बढ़ेगा। लोग अमूमन हाइपर एसिडिटी वाले लोग नींबू निचोड़ के आते हैं पी के गर्म पानी में, एक साइकोलॉजी उनकी क्या मेरा गैस पास हो जाएगी। लेकिन साइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों मिलके और ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। तो इसलिए जो खट्टी चीज़ें जैसे संतरा, मौसम्बी, नींबू, ये तो देखो ही मत इफ़ यू आर हैविंग हाइपर एसिडिटी। ठंडी चीज़ें, गुलकंद, बेल का मुरब्बा, बेल का शरबत, ठंडाई, यहाँ जाना है आपको। से जानना चाहेंगे कि आजकल आपने देखा होगा कि कैल्शियम की कमी भी आजकल लोगों में बहुत अमूमन आम तौर से देखने में आ रहा है कि कैल्शियम की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं या अंदर से भुरभुरी हो जाती हैं, झड़ने लगती हैं। तो कैल्शियम की कमी को हम किस तरह दूर कर सकते हैं और आयुर्वेदिक के द्वारा किस तरह हम अपनी हड्डियों को मजबूत और बोन्स को कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बहुत बढ़िया। देखिए, कैल्शियम के लिए अगर व्यक्ति प्रतिदिन 5 मिनट धूप लेता रहे, 5 मिनट धूप लेता रहे, स्पाइन के ऊपर अगर सूर्य की किरण पड़ती रहेगी तो विटामिन डी उसको मिलती रहेगी। और विटामिन डी जब मिलेगी तभी ही कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द विटामिन डी, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन विल नॉट टेक प्लेस। दिस द माइंड इट। आप खूब कैल्शियम खाते रहो, विटामिन डी अगर नहीं है उसमें तो आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, वैसे ही बाहर आ जाएगा। पान खाना, चूना खाना होएगा ही नहीं ना, विटामिन डी चाहिए पहले, सबसे पहले विटामिन डी। आपको जितनी भी कैल्शियम की दवाइयां उपलब्ध है बाजार में, दे आर ऑल अलॉन्ग विद द विटामिन डी। तो सबसे पहले मैंने बताया क्या भाई, हमारे आयुर्वेद में ये बताया गया कि नहाना कैसे, धोना कैसे, व्यायाम कैसे करना, तेल की मालिश, अभ्यंग कैसे करना, ये सब इसीलिए बताया गया। तो जैसे ही अपन तेल लगा के स्पाइन के ऊपर सूर्य की किरण गिराएंगे, विटामिन डी ऑटोमेटिक पहुंचेगा। अब आपको दूध पीना है, दूध के साथ साथ कैल्शियम सप्लीमेंट कोई सा भी अगर कमी है तो डॉक्टर से पर्चा लिखवा लो। और अगर नहीं भी कर सकते तो आप जो खाना खा रहे हो उसके अंदर आपको दूध, दही में सब में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में, पनीर में मिल जा रहा है जो आपके बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। बट धूप इज इक्वली इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द मिल्क, इज इट। और ऑस्टियोपोरोसिस जब अगर किसी को हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस वो बीमारी है जिसमें हड्डियों की डेंसिटी
घनत्व कम हो जाता है, तो उस व्यक्ति को जल्दी फ्रैक्चर हो सकता है। छोटे से इसे भी गिर पड़ा, खट टूट जाएगी हड्डी। कभी और ज्यादा होने का मार्बल बोन बोलते हैं उसको अपन लोग। उसके लिए सबसे बेस्ट दवाई है प्रवाल पिष्टी 500 मिलीग्राम प्रत्येक व्यक्ति को खाए, जो दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम द ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया। पेनिया मीन्स द सॉफ्टनेस ऑफ द बोन, और पोरोसिस में तो छेद होने वाली हो चुकी है, पोर्स हो चुके हैं, पोरस। तो ये उसका ट्रीटमेंट है। अच्छा खाना, इससे मुकाबले का कोई है ही नहीं। बस प्रदीप जी, आजकल एक आम तौर से हर एक आदमी को, हर एक को छोड़ करके बीपी और शुगर हम देखने में आता है कि हर आदमी को है कहीं ना कहीं, या टेंस में है या उसको किसी भी तरह से। तो आयुर्वेदिक में ऐसा क्या इलाज है जिससे कि एक आम आदमी को इससे सहायता मिल सके कि बीपी और शुगर भी, इसमें कोई इस तरह का इलाज है जिससे वो अपने को ठीक कर सकता है? बीपी क्यों होता है? बीपी के कारण है। बीपी इज ए सिम्टम। या तो वंश परंपरानुगत हो कि पिताजी को था, ग्रैंड मदर को था या मामा को था, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के हिसाब से वो उसमें आ जाएगा। नंबर 2, गुर्दे में कोई प्रॉब्लम हो, दैट डिसीज इज नोन एज एन रीनल हाइपरटेंशन। हार्ट में प्रॉब्लम हो अथवा कोलेस्ट्रॉल हो। इन सब चीजों को देखते हुए, कोलेस्ट्रॉल का मतलब यह हुआ कि धमनीगत मेद संचय, धमनियों के अंदर जब घी तेल की मात्रा जमा हो जाती है तो खून की मात्रा हार्ट को सप्लाई कम होती है, इसलिए हार्ट को ज्यादा प्रेशर करना पड़ता है, तो ब्लड प्रेशर रहता है। अथवा बहुत भयंकर टेंशन हो, जो आजकल हर एक बिजनेसमैन को है, तो ये दीज आर दी कॉजेज। उसके अंदर जैसे ही अपने को सपोज करिए अपने डायग्नोस किया कि इसको जो है कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल है तो अपन उसको कोई गूगल वाली दवाई लिखेंगे, जैसे योगराज गूगल, त्रिभंग दोषांग गूगल, है ना। अगर उसको किडनी से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पाषाण भेदादी चूर्ण या उसको डायूरेटिक दवाई किडनी का फ्लो बढ़ाने के बीपी कम करेंगे। ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी दवाई उठाई वो खा ली जी। ये यू हैव टू फाइंड आउट द कॉज फॉर द बीपी, देन यू हैव टू राइट द प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, और आप इस चीज को भी भली भांति आप भी इससे वाकिफ होंगे, इस वक्त पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, हर आदमी कोरोना के प्रति सतर्क है। तो अधिकतर हम देखते हैं कि कोरोना के बाद लोगों के फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। सुनने में आता है कि फेफड़े पे इसका अटैक सबसे अधिक होता है और फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, कमजोरी महसूस होती है। तो आयुर्वेदिक में ऐसा कौन सा इलाज है जिससे कि कोरोना के बाद हम अपने फेफड़ों को मजबूत कर सकते हो? बहुत सुंदर प्रश्न है ये आपका। आपने च्यवन ऋषि का नाम सुना होगा, जिन्होंने च्यवनप्राश का निर्माण किया। ठीक है। ट्यूबरकुलर पेशेंट हुआ करते थे वो, उन्होंने ये च्यवनप्राश बनाया लंग्स की दवाई के लिए। अगर आप कभी रोगाधिकार की बात करेंगे, प्रत्येक औषधि का एक रोगाधिकार होता है कि ये दवाई इसमें काम करेगी, ये दवाई इसमें काम करेगी। उसी प्रकार च्यवनप्राश फेफड़ों की दवाई है, राजयक्षमा की दवा है टीबी की। तो फेफड़ों की दवाई च्यवनप्राश तो आपको खाना ही है, साथ में जिंक और विटामिन सी। विटामिन सी हालांकि आंवला प्रधान है, च्यवनप्राश में आंवला प्रधान है, इसलिए विटामिन सी तो मिल ही रही है। जिंक और उसके साथ खाएं, जिसको अपन यशत भस्म के नाम से आती है, जो आयुर्वेद में बरसों से इस्तेमाल होती रही है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर वो व्यक्ति महीने 2 महीने खा ले तो उसको लंग्स वापस उसके जो है अच्छी युवावस्था में हो जाएंगे। इसी तरह हम आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि आज की जितनी भी युवा पीढ़ी है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, कोरोना को देखते हुए सबकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसकी वजह से वो लैपटॉप, मोबाइल और कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। तो अधिकतर बच्चों में आजकल अमूमन सिर दर्द की शिकायत बहुत देखने को मिल रही है, आंखों में दर्द या सिर में दर्द, इस तरह का उनको ज्यादा हो रहा है। तो आयुर्वेद में किस तरह का इलाज है जिससे कि वो इससे बच सकें और अपने आप को? देखिए, गलत पोस्चर में जब आप बैठोगे, गलत पोस्चर में कंप्यूटर पे इस तरह से जब बैठे रहोगे तो सर्वाइकल होना ही होना है, उससे कोई रोक नहीं सकता। आई साइड वीक होना ही होना है, कारण आपके पास में स्क्रीन लगी हुई है। जब दोनों चीजें कॉज है सिर दर्द के लिए, इसके अलावा तीसरा कॉज और बता देता हूं मैं आपको कि जैसे आप काम कर रहे हो, आपको खान पीने का होश नहीं, तो ग्लूकोज भी नीचे चला जाएगा। आपने कभी भी किस्सा सुना होगा पुराने जमाने में कि सिर दर्द के लिए उनके पिताजी जो है या उनके बाबा जी जलेबी खिला देते थे
या उनके बाबा जी पेड़ा खिला देते थे। जी। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज लेवल उससे बढ़ जाता था तो सिर का दर्द बंद हो जाता था। जी। तो आई साइट, जी। सर्वाइकल जी। एंड ग्लूकोज लेवल, दीज आर दी कॉजेज फॉर दी सिर दर्द। सिर दर्द। अगर सिर दर्द है चश्मे की वजह से जी। तो हम उसको चश्मा ही बताएंगे, और अगर इन बाकी किसी कारण से है तो आयुर्वेदिक औषधियां उसको लिखी जाएंगी। जी। ये उसकी रेमेडी है। प्रदीप जी, हम आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि अधिकतर पुराने लोग, आपने सुना होगा कि प्रसूति ज्वर या जापे का बुखार, तो ये जापे का बुखार अधिकतर गांव में और लोगों के अमूमन सुनने को मिलता है। तो ये जापे का बुखार क्या होता है और इसे आयुर्वेदिक औषधि के द्वारा किस तरह दूर कर सकते हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। जापे का बुखार अमूमन किसी अगर शहर वाले आदमी से अगर अपन बात करेंगे तो वो ये कह रहा है ये कुछ नहीं होता। डॉक्टरों से अगर अपन बात करेंगे तो वो कहेंगे इन्फेक्शन है। बुखार इज ए सिम्टम, इट इज ए इन्फेक्शन क्रिएटेड बाय समवन एल्स। ठीक है, यहां तक तो बात हो गई। लेकिन जापे का बुखार होता है जिसको हमारे यहाँ प्रसूत ज्वर के नाम से अलग से उल्लेख किया गया है, और उसके लिए एक ड्रग ऑफ चॉइस आती है जिसका नाम है प्रताप लंकेश्वर रस। जब तक वो नहीं जाएगा तब तक उसका बुखार नहीं टूटेगा। इसी प्रकार इसको धातुगत ज्वर मान लिया जाता है। हम लोग जो खाना खाते हैं उससे रस, रक्त, मांस, अस्थि, मेद, मज्जा और शुक्र, सातों धातुओं के ऊपर शरीर निर्भर है। जैसे ही धातुगत ज्वर बैठ जाता है तो उसको जब तक आप प्रताप लंकेश्वर जैसी दवाइयां देंगे तब तक वो प्रसूत का ज्वर नहीं खत्म होता। पुराने जमाने में गांव में डिलीवरी होती थी, हो सकता है कभी नखून लग जाए, कोई हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, उस वजह से ये ज्वर हो जाया करते थे। आजकल अमूमन देखने में ये कम आते हैं। प्रदीप जी, एक चीज और आपने देखी होगी, आजकल लोग अपने फैट को लेके काफी एग्रेसिव हो गए हैं, काफी समझदार हो गए हैं और अपने मोटापे के प्रति काफी सतर्क भी हो गए हैं। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि मोटापा बढ़ने का क्या कारण है और आयुर्वेदिक औषधि के द्वारा हम मोटापे को किस तरह कम कर सकते हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। मोटापा अगर थायराइड की वजह से है तो उसके लिए आपको दवाई खाना ही पड़ेगी। अगर केवल लथार्जिक जीवन जीने की वजह से तो आपको व्यायाम करना पड़ेगा। गर्म पानी, अर्क जीरा और गूगल जैसी दवाइयां खाने के कम हो सकता है, पर बहुत इफेक्ट तो उसका केवल व्यायाम से ही आता है। क्योंकि हमारे यहाँ व्यायाम को जोर जो दिया गया है वो सबसे पहले बताया हुआ है, लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तोर अग्नि मेधस क्षया विविक्त घन घातवत्वम व्यायामात उपजायते। व्यायाम करने से शरीर सुडौल होता है, नींद अच्छी आती है और चर्बी की मात्रा खत्म होती है। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि वो व्यायाम ज़्यादा करें, दवाइयों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड ना रहें और खाना खाने के बाद गर्म पानी ज़रूर पिए जिससे कि फैट एक्युमुलेशन ना हो। गर्म पानी इज ए वेरी यूजफुल। प्रदीप जी, हम आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि माइग्रेन का दर्द, ये काफी हम देखने में आता है कि आजकल एक हर यंग आदमी को कहते हैं माइग्रेन का दर्द हो गया, चाहे वो राइट साइड हो रहा है चाहे लेफ्ट साइड होता है। तो ये माइग्रेन ये क्या है और इसे किस तरह हम दूर कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को देखिए। बताएं। शिरस्शूल जो हमारे यहाँ बताया गया है उसके अंदर दो चीजें बताई हुई। एक सूर्यावर्त बताया गया है कि सूर्य उदय हुआ और सिर दर्द चालू हुआ, जी, माइग्रेन। एक बताया गया अर्धावभेदक कि सूर्य उदय होगा या नहीं होगा तो भी आधा सिर दुखेगा और एक लंबा पीरियड भी चलता है, हाँ, देखा 7-7 दिन तक। तो ये क्या, ये सब के कॉज क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप ऊर्ध्व जत्रुरगत रोग है, नाक से संबंधित रोग है। इनके ऊपर जैसे नस्य चिकित्सा होती है हमारे यहाँ, कोई नाकों में तेल वगैरह डालने की, उसके द्वारा ही आराम आता है। अदरवाइज लोग वाइसोग्राम या दर्द की गोलियां तो खा ही लेते हैं, डिस्प्रिन तो सभी लोग खा लेते हैं, लेकिन स्पेसिफिक उसका जो ट्रीटमेंट है वो नस्य चिकित्सा है। जब नाक में जब अनु तेल वगैरह जब कोई डलता है तब जाके काम देता है। हम एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी 3 पीढ़ी आयुर्वेद से जुड़ी हुई है। आज आप पहले के लोगों को और आज के लोगों में आयुर्वेद के प्रति कितनी जागरूकता आई है, कितना उनमें परिवर्तन देखने को आपको मिला है, इसके बारे में आप जरूर बताएं। जितने भी क्वालिफाइड लोग हैं जो समझते हैं कि शरीर को नुकसान किससे होगा किससे नहीं होगा, अथवा जो क्रोनिक डिसीजेज हैं जैसे क्रोनिक अमीबियासिस, क्रोनिक आईबीएस के पेशेंट, वही लोग जो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं। गांव के लोगों को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में कोई ज्यादा रुचि है नहीं।
तो दर्शकों, ये थे प्रदीप गोड़के जी, जो कि आयुर्वेदिक औषधि के डॉक्टर हैं, और इन्होंने आयुर्वेदिक औषधि के द्वारा अपन किस तरह स्वस्थ और स्वच्छ रह सकते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दी। हमें उम्मीद है कि इस आयुर्वेदिक दवाई से हमारे ज्यादा से ज्यादा दर्शक लाभ ले सकेंगे। और प्रदीप जी, आपने अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे दूरदर्शन स्टूडियो आए और हमारे दर्शकों को आयुर्वेद के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।